चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसा रहा आपका वीकेंड? बढ़िया। आप तो आपको पढ़ाई वढ़ाई में इंगेज हो गए होंगे, संडे निकल जाता होगा पूरा, या मस्ती करते हो? हाँ देखिए, एक दिन तो चाहिए भी होता है जिंदगी में, पर चलो। बाकी देखो, अगर आप मंडे टू सैटरडे अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको संडे में को ऐसे ऐसे गुजारने में कोई गिल्ट नहीं होता। लेकिन आपने 6 दिन भी ऐसे निकाले होते हो और फिर संडे को भी आप ऐसे कर रहे हो, तो फिर आपको अपराध बोध होना चाहिए। बाकी अगर 6 दिन आप, हाँ, कि संडे वाला आप आराम से निकालो। पीजीबीपी की रिवीजन तो आपका तो वापस उसमें नए बैच में स्टार्ट होगा ना टैक्स। तो उसमें थोड़ी ना रिवीजन होगा, अब तो इसी क्लास में होगा, सब होगा जो। वो तो बैच खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। वो तो इसके लिए था, अम, दिसंबर के लिए था वो। नहीं, ये आप थोड़ी ना बताओगे, तो मैं आपको बता रही हूँ। हो गया ना, तो देखो पीजीबीपी हो गया ना उसके अंदर। अब रिवीजन पॉसिबल नहीं है, अब आपको इस नए बैच में पढ़ना ना, इसमें हो जाएगा आपका रिवीजन। उसमें कोर्स तो कंप्लीट हो एटलीस्ट एक बार। आप पहले रिवीजन का बोल रहे हो, कोर्स ही नहीं हुआ उसके अंदर तो। देखिए, रिवीजन है ना, आपको एक फैसिलिटी दी जाती है और जरूरी नहीं है हर बार आपका रिवीजन पॉसिबल हो। आपको एक बार पढ़ा दिया तो आपको खुद से पढ़ना भी है। आप एक बार खुद से पढ़िए, फिर आपको डाउट है तो आप सर से पूछिए। ठीक है, बाकी आपके नए बैच में तो पूरा वापस स्टार्ट होगा ही, तो आपका फिर से वहां पे रिवीजन हो जाएगा। और इस बार तो जैसे आपका स्टार्ट हो ही गया है ना उसमें, तो आपका जून में एग्जाम है, जनवरी फरवरी मार्च तक तो आपका कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब पीजीबीपी वहां पे वापस कवर हो जाएगा, तो आपका रिवीजन ही काउंट होगा। ऐसे तो फिर आप हर टॉपिक में बोल सकते हैं ना कि इस। तो नहीं, तो उस वाले में देखिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं सर से बात कर लूंगी। बाकी नए वाले बैच में आपका हो सकता है, जैसा आप बोल रहे हो पीजीबीपी का रिवीजन। ठीक है, उस वाले में देखते हैं कि सर से बात करनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि उसमें क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो उसमें रिवीजन कैसे हो पाएगा अभी। जी, दिलीप सर, मुझे आईडीटी हो जाएगा जल्दी। हाँ, बस अभी एक्चुअली क्या है, अपनी जो बिल्डिंग है ना, हमें एक और बिल्डिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि शेड्यूल भी नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे। हाँ, एक और बिल्डिंग लेनी है, इसलिए थोड़ी सी क्लासेस इंक्रीज होगी तो या इस वाली बिल्डिंग में शेड्यूल हमारा वैसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो इसलिए देख रहे हैं हम काफी टाइम से। अगर ये पास वाली मिलेगी तो पास वाली ठीक है, यहाँ पे आसपास में कोई दूसरी बिल्डिंग मिल जाएगी, फिर अपनी क्लासेस वैसे हो जाएगी। दूसरे बैच में भी अगर ज्यादा घंटे की क्लासेस लगा दे तो कोई दूसरे बच्चे भी आए तो उनको एक दूसरा रूम अवेलेबल हो, ताकि वो वहाँ पे आके पढ़ सके। अभी बैचेस की क्लासेस की अवेलेबिलिटी भी हमें देखनी होती है, क्लासेस 8 से 3 ही होती है जनरली। ठीक है, तो उसी के अंदर हमें सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आईडीटी तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएट, पढ़ लिया था ना हमने। इसमें क्या होता है, हर बैंकिंग कंपनी को, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जो ट्रांजेक्शन होंगे किसके थ्रू होंगे, या तो बैंकिंग कंपनी के थ्रू होंगे, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होंगे, या इंटरमीडिएट्स के थ्रू होंगे। तो हर बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और पीरियड कितना था इसके अंदर, एक ही वर्ड ध्यान रखना था आपको, 10 ईयर। कौन सी लाइन में, ये रहा। ठीक है,
जिस दिन उस क्लाइंट ने उस बैंकिंग एंटिटीज के साथ ट्रांजेक्शन किए थे उससे लेके 10 सालों तक क्या करना है, रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलना है। बिकॉज जब भी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे एविडेंस चाहिए, और एविडेंस उसे कहाँ मिलेंगे, बैंकिंग कंपनी के पास। समन, सर्च एंड सीजर। समन का मतलब क्या होता है, समन मतलब एक नोटिस जैसा ही कुछ होता है, समन इशू करना या नोटिस इशू करना सेम चीज होती है। सर्च का मतलब किसी के भी ऑफिस में जाके, घर पे जाके आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और सीजर का मतलब उसके वहां पे आपने जब सर्च की और सर्च करने पे आपको कुछ ऐसी चीजें मिली कि आपको लगता है कि फर्दर मुझे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी, तो उन चीजों को आप वहां से लेके अपने ऑफिस में लेके आ सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, सीज करना। समन, सर्च एंड सीजर। Notwithstanding anything contained in any other provision of this act, where an authority on the basis of material in his possession has reason to believe, the reason for such belief to be recorded in writing, that an offence under section 3 has been committed, he may enter any places। तो क्या बोला गया है, किसी भी अथॉरिटी को ये स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, और उस स्ट्रॉन्ग बिलीव को उसको क्या करना है, रिटर्न में लिखना है। पहले तो आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, आपको राइटिंग में रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है, कि मुझे इस पर्सन पे ये डाउट है, इस बिहाव पे मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका घर सर्च भी करना चाहता हूँ और डॉक्यूमेंट सीज भी करना चाहता हूँ विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया असाइन टू हिम। तो उसको एरिया असाइन होगा कि या तो आप रेजिडेंशियल पर्पस में कर सकते हो, या उसका जो ऑफिस है कमर्शियल कमर्शियल एरिया वहां पे कर सकते हो, या दोनों जगह पे कर सकते हो। तो पहले उसको एरिया असाइन होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथोराइज फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बाय सच अदर अथॉरिटी। ही किसके लिए आया यहाँ पे, जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। थैंक यू मैम। रुको रुको रुको, ये तो आप क्वेश्चन आंसर लेके आ गए। इसको वापस ले लो। हाँ मैं दे दूंगी क्लास के बाद, अभी रख दो। अभी कोई एक नोट्स, आप इनके पास बैठ जाओ मुस्कान इधर। इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही यहाँ पे किसके लिए आया है, जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो ऑथोराइज पर्सन होगा ना जो इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके लिए आया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथोराइज फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बाय सच अदर अथॉरिटी। जो भी पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको एरिया असाइन होगा। एरिया असाइन होने के बाद जितना एरिया उसको असाइन हुआ है उसी के अंदर वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगर उसको बोला कि आप सिर्फ कमर्शियल पर्पज पे कर सकते हो, रेजिडेंशियल पर्पज, रेजिडेंशियल हाउस पे नहीं जा सकते, तो उसे उसके कमर्शियल प्लेस पे ही इन्वेस्टिगेशन करेगा, रेजिडेंशियल प्लेस पे नहीं जा सकता। एनी अथॉरिटी एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन में place marks of identification on the record inspected by him and make or cause to be made extract or copies therefore। जैसे आपने देखा होगा ना, जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी को बॉडी मिलती है तो वहां पे मार्क बनाते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे तो बॉडी तो मिली नहीं, यहाँ पे क्या मिले, रिकॉर्ड्स मिले, तो उस जगह को मार्क किया जाता है। वहां पे डू नॉट एंट्री का एक रिबन भी लगाए थे, आपने सीआईडी देखा होगा बहुत बार, तो वो वैसी वाली चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। उस जगह को सीज कर देते हैं और जहाँ पे जो चीज मिलती है वहां पे मार्क लगा देते हैं। Place marks of identification on the record inspected by him and make or cause to be made extract or copies therefore। तो copies भी वहां से लेकर जा सकते हैं। copies मतलब ओरिजिनल तो वही रखेंगे, उसकी कॉपी करवा के उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट। तो कॉपीज उस वहां से लेके जा सकते हैं। मेक एन इन्वेंट्री और एनी प्रॉपर्टी चेक्ड और वेरीफाई बाय हिम। उसके कमर्शियल प्लेस पे जो भी इन्वेंट्री होगी उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मतलब ये किसका काम हो गया, ऑडिटर जैसा काम हो गया, ठीक है। जो बिल ऑफ बिल्स रखे उसके अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट of any person present in the place which may be useful for or relevant to any proceeding under this act। तो वहां पे सेम वही बात है ना, किसी ने किसी का मर्डर होते देखा तो आसपास जितने लोग थे सबके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे भी जो आसपास लोग होंगे उनके स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कितने पेज के थे, 19 के। चलो अभी ये 12 वाले तो आ गए, बाकी 7 पेज और है। अच्छा 11वें पेज पे आ गए अपन, चलो अभी आके बता दूंगी।
ठीक है, तो आसपास जितने भी लोग होंगे सबके स्टेटमेंट को भी क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन प्रेजेंट इन प्लेस which may be useful for or relevant to any proceeding under this act. थर्ड में बोला गया if an authority authorized in this behalf by the central government by general or special order has reason to believe that any person has secreted about his person or anything. secreted मतलब किसी ने छुपाने की कोशिश की है। अबाउट हिज पर्सन और एनीथिंग अंडर हिज पोजेशन, किसी ने कुछ भी पर्सन, किसी पर्सन के बारे में छुपाने की कोशिश की, ऐसी कोई चीज छुपाने की कोशिश की जो उसके पोजेशन में थी, या ओनरशिप और कंट्रोल को छुपाने की कोशिश की। एनी रिकॉर्ड और प्रोसेस ऑफ क्राइम विच मे बी यूजफुल फॉर और रिलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, he may search that person and seize such record of property which may be useful for or relevant to any proceeding under this act. तो सर्च और सीजर में आपको सिंपल सी बातें ध्यान रखनी है। जो भी ऑथोराइज पर्सन होगा उसको जो एरिया असाइन होगा वो उसी एरिया में क्या कर सकता है, सर्च और सीज कर सकता है। वहां पे वो जो जो एरिया को आइडेंटिफाई करेगा उसको क्या कर सकता है, मार्क कर सकता है। आसपास में जो लोग थे उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, और कोई भी पर्सन जो किसी दूसरी चीज को, कंट्रोल को, ओनरशिप को, अपनी पोजीशन को छुपाने की कोशिश कर रहा है उसके सारे डॉक्यूमेंट सीज भी कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि कोई भी सर्च। हाँ, समन के बारे में तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है। देखिए इसमें समन नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो। बताइए समन कब इशू होगा, सर्च से पहले या बाद में, स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे ऊपर ही रेस्पेक्टिव अथॉरिटी में इशू समन, और किसके रिगार्डिंग समन इशू करेगी, सर्च और सीजर के। इशू समन रिगार्डिंग, उसके बाद आप ये वाले प्रोविजन लिख सकते हो, रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर। may issue summon regarding search and seizure. Respective authority may issue summon regarding search and seizure. हाँ नहीं, इसमें नहीं दे रखी, तो आपको भी याद नहीं रखनी है। ठीक है, जितनी नॉर्मल से चीज लिखी हुई वही ध्यान रखिए। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, कौन रिटेन करेगा प्रॉपर्टी को, जिस भी अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी को सीज किया है वो कितने टाइम तक अपने पास प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख सकती है। When any property has been seized or frozen, frozen का मतलब क्या हो गया, सीज का ही दूसरा नाम है फ्रोजन है। ठीक है, मतलब वो सामने वाला पर्सन वो उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता। When any property can be seized or frozen and the officer authorized by the director in this behalf is on the basis of material in his possession reason to believe the reason for such belief to be recorded by him in writing। देखिए हर जगह वाली लाइन बार बार लिखी हुई आती है कि राइटिंग में रिकॉर्ड करना है, राइटिंग में रिकॉर्ड करना है। क्यों लिखा हुआ रहता है एक्ट के अंदर ये बात, कौन कौन लिख रहा है राइटिंग में, ये डायरेक्टर की बात हो रही है। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन कर, हाँ जो समन इशू कर रहा है डायरेक्टर है। अगर उसको लगता है कि मुझे सामने वाले की प्रॉपर्टी सीज करनी है तो राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि समझ ले कल को मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को चाहती है कि इसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाए, तो हो सकता है अगर ये वाला क्लोज ना डाले तो बेवजह उस पर कुछ भी एलिगेशन लगा के आप क्या कर लोगे, उसको, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लोगे और कोर्ट में फिर क्या दिखाओगे। इसलिए कोर्ट में वो पर्सन अगर सामने वाला केस करता है तो पहले डायरेक्टर जो रिकॉर्ड मतलब राइटिंग में जो रिकॉर्ड करेगा उसको बाद में अगर जैसे मेरी प्रॉपर्टी सीज हो गई, ठीक है, अब सामने वाले डायरेक्टर ने मेरी प्रॉपर्टी क्या कर ली, सीज कर ली, और मेरा मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आया। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैंने आपको अरविंद केजरीवाल का केस तो बताया था, ठीक है, अरविंद केजरीवाल को PMLA के एलिगेशन डाल के जेल में डाला था। ठीक है, अब मुझे अगर कोर्ट में चैलेंज करना है तो सामने वाले ने जो रीजन रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है, वो उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी डायरेक्टर जब भी राइटिंग की बात होती है
तो रीजन जब रिकॉर्ड करेगा उसको पता है, अगर सामने वाला केस करेगा तो हो सकता है कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, इसलिए बात हर जगह लिखी रहती है। अगर ये वाला क्लोज ना डाले तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी अथॉरिटीज का गलत यूज भी करती है। सीबीआई का तो बहुत बार नाम भी आता है। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किसने बोला था कि गवर्नमेंट का इसको तोता बोला था, कि सीबीआई क्या है, गवर्नमेंट का तोता है। सुना भी होगा, स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो ये डालने का पर्पज ये है, किसी भी अथॉरिटी को इतनी पावर नहीं देनी है क्यों जो जनरल पब्लिक है उनको एक्सप्लॉइट करने लग जाए, इसलिए हमेशा रीजन रिकॉर्ड करना होता है। इसलिए आप देखिए, जब ब्यूरोक्रेसी होती है ना, जहाँ पे आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर होते हैं, वहां पे समझ लीजिए कि जो जैसे अभी आपने यूपी में बहुत सुना होगा कि जो क्रिमिनल्स होते बोलते हैं उनके घर पे बुलडोजर चला दो, सुना होगा आपने ना बुलडोजर जस्टिस के बारे में, जिसके बारे में लोग उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वहां पे मुझे नहीं पता एक्चुअल में होता है क्या, लेकिन ऐसे जो गवर्नमेंट होती है ना, बहुत सारी चीजें इम्पोज करती है ब्यूरोक्रेट्स को बोलने के लिए। तो जब ये ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं तो उनको एक चीज और सिखाई जाती है। कुछ लोग तो क्या होते हैं, गवर्नमेंट की बात मान लेते हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। कुछ लोग बड़े मतलब वैसे होते हैं आत्मसम्मान वाले, कि हम तो इस सर्विस में इसलिए आए थे कि लोगों के साथ गलत ना हो। तो वो क्या बोलते हैं, अगर उनके ऊपर कोई ऑर्डर आता है ना, तो जो उनको नहीं मानना होता है एथिकली, वो बोलते हैं लिख के दो। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऐसी चीज करवाना चाहती है ना ब्यूरोक्रेट से, वो लिख के नहीं देती है। तो सही काम करने वाला इंसान होता है क्या बोलता है, मुझे राइटिंग में ऑर्डर चाहिए, तभी मैं बात मानूंगी। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी होता है कि जो गर्ल्स कैंटीन है ना, वहाँ पे बॉयज को अलाउ नहीं करते। ठीक है, कभी कभी करते, कभी कभी नहीं करते। ठीक है, तो मैंने अब मेरे फ्रेंड्स और हम लोग गर्ल्स कैंटीन में जाते हैं, वहाँ अच्छी जगह कभी कभी। तो अभी बॉयज को जब अलाउ नहीं करते, तो हमको जब बाहर जाने रोका जाता है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे राइटिंग में दिखाओ कि कहाँ मना करा है एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत चालाक है, वो राइटिंग में कभी नहीं निकालता, क्योंकि उनको पता है उन्होंने राइटिंग में कर दिया ना कि बॉयज गर्ल्स कैंटीन में अलाउ नहीं है, तो पूरे हमारे यूनिवर्सिटी के जो बॉयज बोलेंगे हमको अपने लोगों ने गलत ही समझ रखा है क्या, जो हमको अलाउ नहीं करते, तो सारे मिलकर प्रोटेस्ट कर देंगे। इसलिए हमेशा जहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट क्लोज होते हैं ना, वहाँ पे राइटिंग वाली बात लिखी हुई होती है। ठीक है, अगर राइटिंग वाली बात नहीं लिखे तो कल को कोई भी मनमानी बात बोल के सामने वाले से काम करवा लेगा। ठीक है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। That such property is required to be retained for the purpose of adjudicating under section 8। तो एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं पूरा प्रोसीजर। एडजुडिकेशन का मतलब होता है जो पूरा प्रोसीजर होता है प्रॉपर्टी को अटैच करने का, उसको क्या बोलते हैं, एडजुडिकेशन। Such property may, if seized, be retained or if frozen, may continue to remain frozen for a period not exceeding 180 days। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 180 दिन में 180 दिन में पता लगाना है कि एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं है। अगर आप 180 दिन में पता लगा लेते हो तो ठीक है, वरना आपको प्रॉपर्टी वापस क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। ऊपर भी हमने एक जगह पढ़ा था, सीजेशन ऑफ अटैचमेंट, कितने दिन थे वहां पे, कितने महीने थे, 10 नहीं थे। सीजेशन ऑफ देखो 6 महीने ही थे शायद, तो 6 महीने कितने होते हैं, दिखाओ, आपको उसमें लिखवाया भी था मैंने, सीजेशन ऑफ अटैचमेंट, यही वाला दिखाओ। इसमें शायद कम होगा, हो सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट की बात हो रही हो। सर्विस ऑफ नोटिस बाय ए टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच, डिस्पोज ऑफ फॉर 19। हाँ, वहां पे प्रोविजनल अटैचमेंट था। ठीक है, प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होता है, 90 दिन तक होता है। ठीक है, उसके बाद भी आपने रिटेन करके रखा है, तो आपको 180 दिन में तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को रिलीज करना ही पड़ेगा। मतलब आपको कितना टाइम मिला है, 180 दिन और मिल चुके हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। Not exceeding 180 days from the day on the which such property was seized or frozen as the case may be. The officer authorized by the director shall immediately after he passes an order for retention or continuation of freezing of the property for purpose of the education under section 8 forward a copy of the order along with the material in its possession referred to in subsection 1 the adjudicating authority in a sealed envelope in the manner as may be prescribed, and such education shall keep such order and material for such period as may be prescribed। सेकंड पॉइंट में सिंपल सी बात बोली गई है, अगर डायरेक्टर को लगता है कि 180 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो इसको एक्सटेंड भी करवा सकता है, पीरियड को जितने दिन अथॉरिटी करे वो अपने अकॉर्डिंग उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कितने दिन बोले थे, 180 दिन। तो उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद द प्रॉपर्टी शेल बी रिटर्न टू पर्सन फ्रॉम हुम सच प्रॉपर्टी वाज सीज्ड। ठीक है, तो 180 दिन एक्सपायर होते या एक्सटेंडेड पीरियड था वो एक्सपायर्ड होते, वो प्रॉपर्टी किसके पास चल जाएगी, जो प्रॉपर्टी का सच में ऑनर था।
period specified, person from whom such property was seized or whose property was ordered to be frozen under adjudicating authority permits retention or continuation of freezing of such property beyond the state period. क्या बोला गया है? फर्स्ट में 180 दिन बोले थे सबसेक्शन 1 में, और 2 में क्या बोला था? एक्सटेंड भी करवा सकता है अथॉरिटी इसको बियॉन्ड द 180 डेज। थर्ड में क्या बोला गया? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, या जो पीरियड एक्सटेंड किया था वो एक्सपायर होते ही प्रॉपर्टी अपने आप किसके पास चल जाएगी? जो सच में उस प्रॉपर्टी का ओनर था। The adjudicating authority before authorizing the retention or continuation of freezing of such property beyond the period specified in subsection 1 shall satisfy himself that the property is prima facie involved in money laundering and the property is required for the purposes of adjudicating under section 8। देखिए वहां पे वापस वही बात बोली गई है राइटिंग जैसी, कि जो अथॉरिटी 180 दिन के बियॉन्ड पीरियड को एक्सटेंड करेगी वो तभी कर सकती है जब क्या हो उसके पास प्राइमा फेसी इन एविडेंस हो कि प्रॉपर्टी किसमें इन्वॉल्व है? 180 डेज के अंदर इन्वॉल्व है। अदरवाइज हाँ विदाउट रीजन 180 डेज के बियॉन्ड आप उसको एक्सटेंड कर ही नहीं सकते। आफ्टर पासिंग द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 8, the court or the adjudicating authority as the case may be shall direct the release of all property other than property involved in money laundering to the person from whom such property was seized or person entitled। तो थोड़ा जब ऑर्डर पास हो जाएगा तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और कोर्ट क्या कर देगा? अपने आप प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा। बस उन्हीं प्रॉपर्टी को अपनी पोजीशन में रख सकता है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी, अदरवाइज सारी प्रॉपर्टी को रिलीज करना पड़ेगा। When order releasing the property has been made by the court under subsection 6 or section 8 or by the adjudicating authority under section 588 or subsection 2 of section 60, the director or any officer authorized by him in this behalf may withhold the release of any such property for a period of 90 days from the date of such order if he is of the opinion that such property is relevant for the appeal proceeding the under the act। तो यहाँ पे क्या बोला गया? कोर्ट ने या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया प्रॉपर्टी रिलीज का, बट जो डायरेक्टर है वो अब भी प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। क्यों रख रहा है वो? क्योंकि वो खुद सोच रहा है कि मैं, जैसे समझ लीजिए मेरी प्रॉपर्टी अटैच हुई थी, ठीक है, अथॉरिटी ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलने वाली। अब अपील में कौन जाएगा? डायरेक्टर, क्योंकि वो डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि उसी ने मेरी प्रॉपर्टी अटैच की थी। तो डायरेक्टर फर्दर 90 डेज तक मेरी प्रॉपर्टी को अटैच रख सकता है, क्योंकि वो कहाँ जाना चाहता है? अपील में जाना चाहता है, और अपील में जाएगा तो उसे प्रॉपर्टी को दिखाना पड़ेगा एज ए एविडेंस। तो ये हमने पूरा क्या पढ़ लिया, इसको भी ब्रीफ में वापस देख लेते हैं। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट क्या है? एनी पर्सन ऑथोराइज्ड by authority may retain property not exceeding 190 नहीं 180 डेज थे ना यहाँ पे, ठीक है। 90 डेज तो वहां थे जब हमने प्रोसीजर पढ़ा था और प्रोविजनल अटैचमेंट की बात की थी। यहाँ पे रिटेंशन कितना आ गया? 180 डेज। हाँ ये पेज में लिख लो अलग से, ठीक है। इफ अथॉरिटी, डायरेक्टर लिखिए यहाँ पे, if director wants retention beyond 180 days, he may retain property
आफ्टर, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या करेगा सबसे पहले, रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग, ये करके वो 180 डेज के बियॉन्ड भी क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकता है। कैमरा कैसे ऑफ हो गया, कौन शिवराज जी, थर्ड लिखिए, नहीं सेकंड, नहीं RETAIN होती है रिटेन, हाँ रिटेन की स्पेलिंग सॉरी ये नहीं होती, रिटेन की सही स्पेलिंग होती है RETAIN। इसमें नोट्स में क्या लिखी हुई है, अच्छा एक मिनट, ये कैमरा नहीं दिख रहा है इसका, रिटेन की स्पेलिंग सही कर लेना, RETAI हो गया, मुझे बार बार वही दिख रहा था तो मुझे भी ये याद हो गई। रिटेन प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, यहाँ पे भी सही करो, हाँ मुझे भी लग रहा है रिटेंशन की होगी, रिटेन की अलग होती है, ठीक है ये इसको यही रहने दो, रिटेंशन की स्पेलिंग यही होती है, बस रिटेन की ये वाली होगी, हाँ यहाँ पे भी रिटेन की चेंज कर लो, ही में रिटेन प्रॉपर्टी आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग, थर्ड में क्या था, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डेज क्या करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी को, रिलीज आफ्टर, हाँ वो कौन सा वाला, एक्सटेंडेड वाला, तो मैं आपको सबसेक्शन नहीं लिखवा रही हूँ, है ना, मैं तो आपको नॉर्मल लिखवा रही हूँ बिल्कुल, ठीक है, आप एग्जाम में आपको लिखना वैसा ही है, लेकिन आप इसको भी रीड कर सकते हो एक बार बिल्कुल ब्रीफली अगर आपको याद है, ठीक है, जो बोलते हैं ना सिनॉप्सिस, वैसे मैं वैसे ये आप इसको सबसेक्शन मत समझना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सिर्फ पॉइंट है, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज और फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड, मैं ही सब कुछ करके दे दूं अब, तो मैं बताऊं आप क्या करोगे, कॉपी बना लो अलग से, उसमें है ना, नहीं तो कॉपी साथ में लेके बैठो फिर जब पढ़ो, ये तो कोई बात नहीं होती, ये कोई नहीं, ये कोई बात नहीं होती, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ, अब इधर आ जाओ, आफ्टर वन एक्सपायरी ऑफ 180 डेज और फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड अथॉरिटी में रिलीज दी प्रॉपर्टी, रिलीज करने के बाद क्या पढ़ा था, फोर्थ पॉइंट, 180 डेज तक कर सकती है, रिलीज कर देगी, और हाँ कि फर्दर, हाँ फोर्थ वाले में लिखी कि एक्सटेंडेड वाला तभी होगा जब प्राइमा फेसी एविडेंस होगा, द एक्सटेंशन
of further retention shall इम्पॉसिबल, लिख ही नहीं सकता कोई भी, ठीक है आप बुक, लेकिन आप लिख ही नहीं सकते बुक की, वो तो लिखना ही है ना आपको। द एक्सटेंशन ऑफ फर्दर रिटेंशन शेल अलाउ ओनली इफ अथॉरिटी हैव prima facie involvement of the property. Confiscation, द एक्सटेंशन ऑफ फर्दर रिटेंशन शेल अलाउ ओनली, अच्छा फिर ये लिख सकते हो कि डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसी को रिटेन रखा जाएगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज। आप अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी रखोगे, उन्हीं को कॉन्फिस्केट करके रख सकते हो जो उसमें इन्वॉल्व है। अगर आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी की, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें शायद कोर्ट का ऑर्डर आया था ना, चलिए पहले तो ये लिख लीजिए कोर्ट वाला, इसके बाद लिख लेंगे द, हाँ इसी में लिख लो द कोर्ट और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और फिर इसके बाद 90 डेज वाला लिख लेंगे बस, द कोर्ट और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी will direct to the director or any other person who has retains the property that the property which is, अब ये लाइन आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख ली है, that the property which is directly involved shall be continue to confiscate or in possession shall be continued to confiscate but remaining property shall be released। और लास्ट में डायरेक्टर अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है, 90 डेज तक। डायरेक्टर में आफ्टर पासिंग ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall continue to possess या retain
property if director wants to proceeds this case in appeal. डायरेक्टर अगर अपील में जाएगा, अच्छा यहाँ पे पीरियड डेज भी लिखने हैं, 1 2 3 कितने थे, 90 दिन थे ना। डायरेक्टर में आफ्टर पासिंग ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल कंटिन्यू टू परचेस और रिटेन प्रॉपर्टी। हाँ यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 490 डेज को ऐड कर लो, 490 डेज। और क्यों करेगा, क्यों वो कहाँ जा रहा है, अपील में जा रहा है। डन, याद हो गया, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। आप जो नॉर्मल केसेस देखते हो ना, सोचते हो, वैसा ही सब कुछ होता है, ठीक है। आपको पता ही कैसे सर्च होता है, कैसे सीज होता है और कैसे अपील होती है। बस याद क्या रखना होता है, किसको कितना टाइम मिला था रिटेन करने के लिए, बाकी सारी केसेस नॉर्मल प्रोसीडिंग्स ही होती है। क्या अभी कहाँ हुआ, अभी तो 11 12 12:30 तक थी ना अभी क्लास। तो मैं वैसे ही लेट आई थी कि आज वैसे ट्रैफिक, मोदी जी आ गए, आपको पता है मोदी जी आ गए थे। सुबह में कितना लेट हो गई, आधा घंटा। हाँ तो आपकी बात कर लेंगे ना। चलो रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड अपन कल पढ़ेंगे।